हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस में। मैं मुस्कान विश्वकर्मा आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 11वीं का होम साइंस का मात्रकला का अध्याय 8, जिसका नाम है अस्थिभंग। ठीक है, इसमें मैंने आप लोग को 2 पार्ट पढ़ा चुकी हूँ। ये तीसरा पार्ट है जिसमें आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ रक्तस्राव एवं टूर्निकेट का उपयोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रक्तवाहिनी के कट जाने या फट जाने या कट जाने के कारण कटे हुए भाग से रक्त निकलने लगता है, इसी को रक्तस्राव कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर में धमनी, सिराएं, केशिकाएं 3 प्रकार की रक्तवाहिनियां होती हैं। इन तीनों प्रकार की रक्तवाहिनियों से होने वाला रक्तस्राव का रूप भी भिन्न होता है। ठीक है, धमनी से रक्तस्राव। अब देखिए, सभी धमनियों से मतलब सभी जो रक्तवाहिनियां हैं उनमें से अलग अलग प्रकार का ही रक्तस्राव होता है। तो यहाँ पर हमें वही भिन्नता देखनी है। ठीक है, पहला क्या है, धमनी से रक्तस्राव होगा तो कैसे होगा। धमनी से होने वाला स्राव के रक्त का रंग चमकीला लाल होता है। ठीक है, अगर धमनी से रक्तस्राव हो रहा है तो उसका रंग कैसा होगा, चमकीला लाल होगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीकृत होगा, है ना। तथा हृदय के स्पंदन धड़कन के अनुसार झटके के साथ निकलता है। ठीक है, जैसे हृदय सिकुड़ेगा तो अलग प्रकार, मतलब अलग उसका स्पीड होगा, फिर वो फैलेगा तो अलग स्पीड होगा। तो इस प्रकार से वहाँ से रक्त धमनी से निकलेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, सिरा से रक्तस्राव। रक्त का रंग बैगनी लाल होता है, निरंतर धार के रूप में स्रावित होता रहता है। ठीक है, केशिकाओं से रक्तस्राव। रक्त लाल होता है तथा निरंतर धारा के रूप में स्रावित होता है। अब इसके उपचार देख लेते हैं। रोगी को आराम की स्थिति में रखना चाहिए। बैठी हुई एवं लेटी हुई अवस्था में रक्तस्राव कम होता है। दूसरा क्या है, जिस भाग में रक्तस्राव हो रहा है उस भाग को ऊंचा रखना चाहिए, अस्थिभंग के समान नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये समय लिखा है लेकिन आप इस पूरे लाइन का अर्थ निकालेंगे तो वहाँ पर समान होना चाहिए, क्योंकि अस्थिभंग की ओर अगर हम रखेंगे तो जो रक्तस्राव है वो अधिक होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, रक्तस्राव वाले भाग को अंगूठे से दबाना चाहिए जिससे रक्तस्राव रुके। ठीक है, चौथा है, हृदय की ओर सबसे निकट वाले दबाव बिंदु पर दबाव डालना चाहिए जिससे कि रक्त प्रवाह रोका जा सके। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टूर्निकेट। यह एक प्रकार का यंत्रण रज्जु होता है जो कि रक्तस्राव को रोकने में सहायक होता है। रबर की निर्मित कई प्रकार की टूर्निकेट आती हैं जिसमें सेंट जॉन्स टूर्निकेट अधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, रबर निर्मित बाजार की बनी हुई टूर्निकेट नहीं मिलने पर तत्कालिक चिकित्सा, रुमाल, पट्टी, धोती आदि किसी को भी उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, टूर्निकेट लगाने की विधि। ठीक है, यदि गद्दी प्राप्त न हो सके तो उसके स्थान पर रुमाल या पट्टी में भी गांठ बांधी जा सकती है। ठीक है, गद्दी की पट्टी के मध्य भाग से ढकते हुए अंग के चारों ओर पट्टी लपेट देनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम गद्दी के दूसरी ओर गांठ लगाएं। ठीक है, अब तीसरा क्या है, लकड़ी के टुकड़े को घुमाओ ताकि पट्टी कठोर हो सके। दबाव बिंदु दब जाने से रक्त प्रवाह बंद हो जाता है, इसे अधिक कड़ी करना चाहिए। ठीक है, कैसा कहना चाह रहे हैं वो ये देखिए, यहाँ पर चित्र दिख रहा है आप लोग को, कुछ इसी प्रकार से वो टूर्निकेट बांधने के लिए कह रहे हैं आपसे। चलिए चौथा देखते हैं। घुमाने के पश्चात लकड़ी को उसी स्थिति में दूसरी पट्टी द्वारा या उसी पट्टी के गांठों के पश्चात बचे हुए भाग द्वारा स्थिर कर दें। ठीक है, पांचवा क्या है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दबाव बिंदु को ही दबाना है, न कि सारे अंग को कसना है। सारे अंग के कस जाने से सिराओं द्वारा रक्त के लौटने में बाधा पड़ती है। ठीक है, बाधा पड़ेगी। अब दबाव बिंदु पढ़ लेते हैं। प्रेशर पॉइंट्स। दबाव बिंदु का वास्तविक अर्थ उन स्थानों से है जहां पर धमनी को उनके नीचे स्थित अस्थि के सहारे दबाया जा सके। धमनी के दब जाने से रक्त प्रवाह बंद हो जाता है। दबाव बिंदु शरीर के विभिन्न भागों में धमनी के स्थानों पर स्थित होते हैं। ठीक है, प्रथम दबाव बिंदु ग्रीवा क्षेत्र में होता है जो कि बाह्य एवं आंतरिक कैरोटीन धमनी के पास ग्रीवा में श्वास नलिका के पार्श्व भाग में होता है। दूसरा दबाव बिंदु कान के ठीक सामने की ओर होता है। तीसरा दबाव बिंदु दोनों जबड़ों के कोणीय भाग में 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होता है। चौथा दबाव बिंदु अस्थि या कॉलर अस्थि के आंतरिक भाग के पीछे की ओर स्थित होता है। पांचवा दबाव बिंदु भुजाओं के आंतरिक भाग की ओर स्थित होता है ना। तो यहाँ पर देखो, आपको सारे दबाव बिंदु एक चित्र के माध्यम से बताए गए हैं। मनुष्य के शरीर के दबाव बिंदु इस प्रकार से, जहाँ जहाँ उनका हाथ जा रहा है वहाँ वहाँ दबाव बिंदु होते हैं। तो ये 6 दबाव बिंदु हमारे शरीर में होते हैं। आठवां दबाव बिंदु मूत्राशय के पास स्थित होता है। दबाव बिंदुओं का उपयोग शरीर से रक्त प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण घायल व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इन दबाव बिंदुओं पर टूर्निकेट के उपयोग से या किसी अन्य विधि से दबाव डालकर रक्तस्राव को रोका जा सकता है। घायल रोगी को मृत्यु या क्षीण अवस्था से रोका जा सकता है। ठीक है, पुलटिस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पुलटिस का उपयोग करना एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी भी भाग में मोच आ जाने पर या फोड़ा फुंसी पकड़ने पर उपयोग कर लाभ पहुंचाया जा सकता है। मोच को सेकने के साथ पीड़ा में आराम मिलती है। ठीक है, आराम मिलता है और तथा फेफड़ों को परिपक्व कर मवाद निकालने में सहायक होता है। ठीक है, मवाद निकालकर रोगी को आराम प्रदान करती है क्या, पुलटिस। ठीक है, पुलटिस के प्रकार। अब पुलटिस कितने प्रकार की होती है दोस्तों, यह कई प्रकार की होती है और घरेलू इलाज के अंतर्गत उपयोग में आती है। पहली क्या है, रोटी की पुलटिस। रोटी की पुलटिस एक
यह एक आसान और प्राथमिक विधि है। इसमें गर्म रोटी का भाग मोच या फोड़े पर रखकर बांध दिया जाता है। ठीक है, रोटी को गर्म पानी में रखकर या फिर गर्म पानी में भिगोकर रख दिया जाता है। इससे रोगी को आराम मिलता है। ठीक है, राई की पुल्टिस, इसके लिए 1 भाग राई तथा 5 भाग अलसी का आटा लेकर पानी में पेस्ट समान बना लेना चाहिए। इस पुल्टिस को फोड़े या मोच पर रखकर कपड़े द्वारा बांध देना चाहिए। ठंडा होने पर इस पुल्टिस को हटा देना चाहिए और गर्म पुल्टिस को बांधे रखना चाहिए और शीघ्र आराम मिलता है। ठीक है, इससे शीघ्र आराम मिलता है। देखिए पुल्टिस जो है ये वाली, इसे गर्म पुल्टिस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार से आपको गरम गरम ही करना है। भूसी की पुल्टिस, आटे को छान कर बचने वाला भाग भूसी या भूसे का कुछ भाग लेकर एक कपड़े में थैली के अंदर भरकर गर्म पानी में रखना चाहिए। गर्म पानी से निकालकर उपयोग करना चाहिए। सामान्यतः इस पुल्टिस का उपयोग छोटे छोटे घाव या चेहरे, माथे या हाथ पर किया जाता है। ठीक है, प्याज की पुल्टिस, अब प्याज की पुल्टिस के बारे में पढ़ लेते हैं। प्याज की पुल्टिस, इस प्रकार की पुल्टिस में प्याज को पीस कर आटे, नमक, हल्दी को मिलाकर एक गाढ़ा लोई लेई समान गरम पेस्ट बनाया जाता है। इस पेस्ट को फोड़े या मोच के भाग पर रखकर कपड़े की सहायता से बांध दिया जाता है। ठीक है, इस पुल्टिस के कारण घाव या फोड़ा पकता है ना, और फिर उसमें आराम होता है, वो पकने के बाद ठीक होता है। ठीक है, पांचवा क्या है, अलसी की पुल्टिस। इसमें अलसी का आटा, जैतून का तेल, जाली का टुकड़ा और खौलते हुए पानी की आवश्यकता पड़ती है। गर्म पानी में उपयुक्त सभी वस्तुओं को आपस में मिलाकर लेई या पेस्ट समान बनाया जाता है। इस पेस्ट को कपड़े के ऊपर 1.2 सेंटीमीटर तक बनाकर फोड़े या मोच के स्थान पर रखकर कपड़े से बांध दिया जाता है। इस पुल्टिस को तैयार करने के पश्चात तुरंत उपयोग में लाया जाना चाहिए। ठीक है, लाना चाहिए। ठीक है, उपयुक्त सभी प्रकार की पुल्टिसों का उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां अपनानी चाहिए। देखिए, हमें किसी भी उपचार को करने से पहले उसकी सावधानी जरूर देखनी चाहिए कि सावधानी क्या रखनी है। नहीं तो हमने उपचार बस देख लिया, विधि भी नहीं देखी, सावधानी भी नहीं देखी, तो हम नुकसान कर सकते हैं खुद का। ठीक है, तो पहला क्या है, इसका सावधानी पहली क्या है, फोड़े या मोच को साफ करने के पश्चात ही पुल्टिस का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है, पुल्टिस का उपयोग करते समय इतना गर्म होना चाहिए जितना कि शरीर का भाग गर्म को सह सके, है ना। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा गर्म अगर आप लगा देंगे तो आप तो जल जाएंगे ना, तो इसमें इतना गर्म होना चाहिए। अब पुल्टिस बनाते समय ग्लिसरीन या तेल का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो ग्लिसरीन के कारण पुल्टिस शरीर के भाग पर चिपकेगी नहीं, और अगर चिपक गई तो क्या होगा, पूरी स्किन को लेकर के निकलेगी, मतलब वहाँ की त्वचा जो होगी उसको लेकर के पुल्टिस निकलेगी, जिससे आप लोग को बहुत, मतलब जो पुल्टिस का प्रयोग करेगा उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, चौथा क्या है, पुल्टिस को शरीर के भाग पर रखकर स्वच्छ कीटाणु रहित कपड़े एवं रुई बनाकर रखना चाहिए, है ना, उससे चेक कर ढाक देना चाहिए, उसको दबाव देना चाहिए, है ना। अब सेंक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, शरीर में अत्यधिक ज्वर या अत्यधिक दर्द के समय सेंक का उपयोग किया जाता है ना। इसके अंतर्गत ठंडे पट्टी, गर्म पानी की थैली, बर्फ की थैली आदि का उपयोग किया जाता है, तकलीफ कम की जाती है। ठीक है, इसके द्वारा सूजन भी कम की जाती है। सेंक निम्नलिखित प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 3 प्रकार की होती है। पहली क्या है, ठंडी सेंक की विधि, फिर दूसरी है गर्म सेंक की विधि, और तीसरी है शुष्क सेंक की विधि। तो ठंडी सेंक की विधि पढ़ लेते हैं। ठंडी सेंक की विधि है, ठंडे सेंक का प्रयोग शरीर के अत्यधिक ज्वर को और दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। ठंडा सेंक निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला क्या है, ठंडी सेंक, ठंडी पट्टी का प्रयोग अधिक ज्वर या अधिक दर्द होने पर ठंडी पट्टी को शरीर पर रखकर थोड़े थोड़े समय के अंतराल में बदलते रहना चाहिए, इससे राहत मिलती है और ज्वर कम हो जाता है। मोटा कपड़ा या रोएदार तौलियों को ठंडा करके प्रयोग में लाना चाहिए, है ना, लाया जा सकता है। ठीक है, ठंडा स्पंज। देखिए दोस्तों, यहाँ से आधा आधा मिट चुका है, तो शायद मुझे लगता है कि इसका मुझे एक और फोटो लेना पड़ेगा और उसके बाद मैं इसका वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर ये कट गया है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाकी अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।